नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए सेकंड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करें पेपर नंबर 1 का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा। अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट में इसे ईसीसीई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसका मॉडल पेपर ये है जो आपका तैयार किया गया है 2023 में जो आपका पेपर होगा मेरे प्यारे दोस्त, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पूरे प्रश्न पत्र को आपको करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क जो होता है, अधिकतम अंक जो होते हैं वो सब 75 नंबर का होता है, मतलब टोटल 75 नंबर आपको मिलते हैं अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही से करते हैं तो। ठीक है, पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बात करते हैं खंड आ के बारे में, तो इसमें आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं जितने भी होते हैं, और प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 50 शब्दों में देना रहता है। ठीक है, एक प्रश्न के आपको 3 नंबर मिलते हैं और टोटल 10 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, 10 के 10 करने रहते हैं, तो यहाँ पर आपको 30 नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पहले का पहला दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपको पहले लिखना होगा कि इसमें जो एनईपी है मेरे प्यारे दोस्त 2020 की, इसमें जो प्रस्तावित नई शिक्षा नीति रही, इसमें 5+3+3+4 क्या 5+3+3 और प्लस मेरे प्यारे दोस्त 4 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, बताते हैं कि 3 साल के उम्र से प्रारंभिक बचपन की देखभाल, 3 साल की उम्र से ही क्या किया जाता है, बचपन की देखभाल एवं शिक्षा ईसीसीई का एक मजबूत आधार शामिल है। मतलब वहाँ पे बताते हैं कि 3 साल से ही आप बच्चों को एडमिशन में एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ पे आपका एलकेजी, यूकेजी, पीजी ये सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, क्या बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ ले रहा है। क्या पूछ ले रहा है, प्री स्कूल क्या है, इसको बताना है आपको। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्री स्कूल को नर्सरी स्कूल या फिर प्री प्राइमरी स्कूल या फिर प्ले स्कूल या फिर किंडरगार्टन के रूप में भी जाना जाता है। कितने नाम हैं तो ध्यान में रखिएगा। प्री स्कूल को हम जो है नर्सरी स्कूल के नाम से भी जानते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से भी जानते हैं, प्ले स्कूल के नाम के साथ जानते हैं, और उसके बाद किंडरगार्टन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे प्री स्कूल अर्थात प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य शिक्षा शुरू करने से पहले बच्चों को बचपन की शिक्षा प्रदान करने वाला एक शैक्षिक प्रतिष्ठान या शिक्षण संस्थान है। मतलब बताते हैं कि कोई भी शिक्षा देने से पहले कुछ बेस मजबूत किए जाते हैं। बेस मजबूत कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं कि बालक का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसके प्रति बन सके, अक्षरों को जानना सीख सके, पहचानने लगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, धीरे धीरे पहले उसका इंटरेस्ट बनाया जाता है क्योंकि वो बचपन से पढ़ाकू नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है इन सारी चीज़ों को उसमें चूँकि 8-8 घंटे समय बिताने रहते हैं एक-एक स्कूल में, तो वहाँ पे उनको जो है क्या करना रहता है मेरे प्यारे दोस्त, उनको उस अकॉर्डिंग ढाला जाता है। पहले 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस पूरा स्कूल होगा, फिर 4 घंटे का होने लगेगा, फिर 5 घंटे का, ऐसे-ऐसे उनको जो है क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है प्राइमरी स्कूल के बारे में। ठीक है, प्राइमरी का नाम आप लोग बहुत अच्छे से सुनते होंगे, जानते भी होंगे। हर गाँव में, हर शहर में प्राइमरी स्कूल होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो बस आपको उसी के बारे में यहाँ पर बता देना है। ठीक है, किताबी भाषा में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्राइमरी स्कूल। हम उन स्कूलों को कह सकते हैं, किनको कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिस स्कूल में कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। ठीक है, जिस स्कूल में भी कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है उसको आप प्राइमरी स्कूल के नाम, उस स्कूल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, बताते हैं कि भारतवर्ष में जो है ऐसे स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे स्कूलों पर मुख्यतः बढ़ावा दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान जब आया था मेरे प्यारे दोस्त, उसी के अंतर्गत जो है क्या किया गया था, ऐसे स्कूलों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। जितने खुल सकते हैं उतने खोले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वृद्धि एवं विकास के बारे में बताना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। तो पहले आप सभी को पता है कि वृद्धि आप आराम से हेडिंग डाल देंगे। वृद्धि का आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो अर्थ है वो प्रगतिपूर्ण मात्रात्मक परिवर्तनों में लिया जाता है। ऐसे परिवर्तन जो आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हैं शरीर की लंबाई,
वजन, ठीक है, या जो कुछ भी आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो आपके वृद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनको हम माप सकते हैं कि पहले आप 8 किलो के थे, अब आप 10 किलो के हो गए, आप पहले 60 किलो के थे, अब आप 65 किलो के हो गए, ठीक है, या आप पहले 5 फुट के थे, अब आप 5.5 फुट के हो गए हैं। तो जिनको हम नाप सकते हैं उन्हीं को हम जिन चीज़ों को नाप सकते हैं उन्हीं को हम वृद्धि के अंतर्गत ले आते हैं, ठीक है। बात करते हैं विकास के ऊपर, तो विकास एकदम इसका अपोजिट होता है, ठीक है। विकास का अर्थ जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो गुणात्मक परिवर्तनों से लिया जाता है। गुणात्मक का मतलब आप समझते हैं, इसमें जो है हम केवल गुण के बारे में ही बात करते हैं। गुण के बारे में जैसे कि बच्चा पहले तुतलाता था, फिर अच्छे से बोल लेने लगा, अभी कुछ चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा था, अब उनका प्रोनाउंसिएशन भी, गाने भी लगा, अपने शब्दों को बोलने भी लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे पहले वो रेंग रहा था, फिर धीरे धीरे वो पाँव के बल पे हल्का हल्का खड़ा होने लगा, फिर धीरे धीरे चलने भी लगा, अब तो वो दौड़ भी रहा है, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन, ठीक है। बात करने एवं समझ की क्षमता में भी जो है परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है, वो सब जो है आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, विकास के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो विकास और वृद्धि में आपको कन्फर्म हो गया होगा। वृद्धि आप सीधा एक समझिए, वृद्धि आपका शारीरिक परिवर्तनों से लिया जाता है और विकास आपका मानसिक या गुणात्मक परिवर्तनों से लिया जाता है। किससे? गुणात्मक परिवर्तनों में इसका अर्थ आपका लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? बाल चौपाल के बारे में। क्या पूछा गया है? 5वां नंबर क्वेश्चन बाल चौपाल के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप बड़े प्यार से लिखेंगे कि बाल चौपाल में मासूम बच्चों की कला और बौद्धिक क्षमता को निखारने का प्रयास किया जाता है, जिसे आप पीजी कहते हैं। समझ रहे हो बात को? पीजी, प्ले ग्रुप जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं उनकी कला को और उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उनको बढ़ाने का या निखारने का प्रयास किया जाता है। मतलब आप समझ रहे हो ना? थोड़ी बहुत अगर आपको चिड़िया वगैरह की आवाज़ आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल डिस्टर्बेंस के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और जो काम संघर्ष में किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा निखार लाता है, ठीक है। एसी में बैठ के जो लोग पढ़ते हैं वो अक्सर पढ़ते ही रह जाते हैं, और जो लोग रोड की लाइट के नीचे बैठ के पढ़े होंगे या जो परेशानियों के साथ पढ़े होंगे, जिनके पास खाने का पैसा नहीं रहा होगा, रहने का पैसा नहीं रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो लोग अक्सर कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। आपने कई सारे ऐसे महान आत्माओं के बारे में सुना भी होगा, ठीक है। तो आपको भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दूर हटाना है, क्योंकि आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा सोचना चाहते हो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें ये छोटी मोटी जो डिस्टर्बेंस आती हैं, आवाज़ें आती हैं, कोई आपको बुला रहा है, कोई आपके बगल में बैठ के गाना बजा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बजाने दो, वो उसका काम है और आपका काम है पढ़ना। आप अपना कंसंट्रेशन सीधा अपने पढ़ाई के ऊपर, अपनी किताब के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर, अपने लेक्चर के ऊपर दीजिए, बाकी सबको नगण्य मान लीजिए। जैसे कभी कभी आपको नींद लगती है, सभी को आपने देखा होगा, कहीं पे आप शादी विवाह में गए होंगे, मुंडन संस्कार में गए होंगे, कहीं पे भी आप गए होंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन रहा होगा, मैरिज एनिवर्सरी रही होगी, बर्थडे रहा होगा, वहाँ पे जब आप जाते हैं और एक समय के बाद आपको नींद लगने लगती है मेरे प्यारे दोस्त, जब नींद लगने लगती है उस समय डीजे भी बजता है, साउंड भी बजता है, लोगों की हलचल भी रहती है, लेकिन फिर भी आप सोते हैं। कैसे सोते हैं? क्योंकि आप वहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त उन चीज़ों को नगण्य के समान मान लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी नगण्य के समान मानिए। आपके सामने कोई भी बैठ के क्या कर रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? बस वो आपको मारने का प्रयास ना कर रहा हो, नहीं तो कोई पता चले आपके सामने जो है डंडा लेकर के आ रहा है, आपको मारने का प्रयास कर रहा हो, पढ़ाई में रहें, तो थोड़ा बहुत अलर्टनेस भी ज़रूरी है। बस बाकी की चीज़ों को आप नकारते चलिए जिनसे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए, बात कर रहे थे हम बाल चौपाल के बारे में। तो इसमें मासूम बच्चों के अंदर जो कलाएँ होती हैं, जो बौद्धिक क्षमता होती है, उनको निखारा जाता है, उनको निखारने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको लिखना होगा, बाल चौपाल लगाने के लिए आपको पहली बात तो एक खुली हवादार जगह की जगह का चयन करना होगा। मतलब कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे खुला हो, मतलब ऐसा ना हो बंदिस्त हो, एक बंद रूम में हो। कैसी जगह हो जहाँ पे पेड़ के छाँव हो, अच्छे से हवा वगैरह आती हो, खुली जगह हो, उस जगह का चयन करना होता है, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा, फिर कुछ बच्चों को आपको इकट्ठा करना होता है और फिर उन्हें खेल खेल में शिक्षित करना होता है, ठीक है। तो ये आपका बाल चौपाल कहलाता है। आई होप बाल चौपाल के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे,
ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे छठा नंबर आपसे पूछ रहा है मोबाइल क्रेज क्या है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। मोबाइल क्रेज के बारे में बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि मोबाइल क्रेज को पहली बात तो आप ये समझिए कि मोबाइल नर्सरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और एक ये भारतीय एनजीओ स्थापना मेरे प्यारे दोस्त, क्या भारतीय एनजीओ स्थापना निर्माण स्थलों पर बच्चों को शिक्षित एवं स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने की व्यापक कमी को दूर करने के लिए की गई है। ये भारतीय एक एनजीओ है, क्या आपका मोबाइल क्रेज, जिसे हम मोबाइल नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये बच्चों को शिक्षा प्रदान कराता है, उनके स्वास्थ्य में जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है, उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। मोबाइल क्रेज की स्थापना 1969 में 1969 में हुआ था, ठीक है। 1969 में इसका हुआ था, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में किया गया था। और किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त, तो मीरा महादेवन ने किया था। किसने किया था, मीरा महादेवन ने दिल्ली में 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। किसकी, मोबाइल क्रेज या मोबाइल नर्सरी की, ठीक है। तो आई होप ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो पूछ रहा है आपसे पत्राचार शिक्षण के बारे में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि यह उस प्रकार की विधि है जिसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अध्यापक जो है उन विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कराने का उत्तरदायित्व लेता है। किनका लेता है, जो अध्यापक के मौखिक शिक्षण में भाग नहीं ले पाते हैं। समझ रहे हो ना, जैसे कि आप हैं, आप किसी कारण बस आप अपना स्कूल या अपना क्लास या अपना कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आपके शिक्षक आपके लिए जो है व्यवस्था करवाएंगे पत्राचार शिक्षण की, ठीक है। तो इसमें ये होता है, आगे आपको लिखना होगा उस स्थान और समय पर अध्ययन करते हैं, ठीक है। जहाँ भी वो हैं वहाँ पे वो अपना अध्ययन करते हैं और क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पे अपना समय खर्च करते हैं और अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, और ये जो समय होता है, जो अध्ययन होता है, उनकी निजी परिस्थितियों के कारण होता है। हो सकता है कोई काम के कारण नहीं पहुंच पा रहा है, हो सकता है कोई विकलांग हो, नाप चलने में सक्षम हो लेकिन पढ़ने की अभिलाषा हो, तो उसके लिए जो है पत्राचार शिक्षण की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है, ठीक है। पत्राचार आप समझ पाए, ऐसी एक प्रकार का ऐसा शिक्षण है या ऐसा टीचिंग मेथड है मेरे भाई दोस्त, जिसमें क्या किया जाता है कि जो बालक स्कूल कॉलेज या फिर अपनी कक्षाओं को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ के अध्यापक क्या करते हैं, उनके लिए एक नोट्स तैयार करते हैं। उस नोट्स को उनके पास तक भेजा जाता है और वो आराम से उन चीज़ों की तैयारी करते हैं, फिर आराम से एग्ज़ाम भी देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम पत्राचार शिक्षण कह देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे लिखेंगे मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति जो है यह एक शैक्षिक दृष्टिकोण है। क्या है, एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो क्या किया था, इटालियन चिकित्सक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इटालियन चिकित्सक और शिक्षक मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई थी। एक मारिया मॉन्टेसरी थी, कहाँ की थी, इटली की थी, जिनको हम चिकित्सक के रूप में भी और शिक्षक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये जो है बनाया गया था, क्या बनाया गया था, मॉन्टेसरी पद्धति, ठीक है। यह बच्चों को क्या करता है मेरे भाई दोस्त, यह पद्धति बच्चे के प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के साथ संग्रहित स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान देता है। उसका प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास हो, पहले उस पर ध्यान देता है और साथ ही साथ उसके स्वतंत्रता पर भी ध्यान देता है। आप उसको बांध कर कोई काम नहीं करवा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, मारिया मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जो मॉन्टेसरी करके एक वो दिया था, क्या पद्धति दी थी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है 9वां नंबर, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि यशपाल समिति 1993 क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ठीक है, MHRD भारत सरकार ने स्कूली बच्चों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले अत्यधिक बोझ को कम करने के मुद्दे जानने के लिए यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी, 1992 में। किसने की थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी जो है व्यवस्था की गई थी। कौन अध्यक्ष थे, तो आपके यशपाल अध्यक्ष थे। उन्हीं के अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की गई कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि बच्चों पर जो पढ़ाई के दौरान अत्यधिक बोझ बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, इसके बारे में आगे आपको लिखना होगा। इस समिति को यशपाल समिति के
समिति भी कहते हैं। मतलब ये समझिए कि उस समय जो कोई भी समिति बनाई जाती थी, ठीक है, उसके जो कोई भी अध्यक्ष होते थे उन्हीं के नाम पे उस समिति का नाम रख दिया जाता था। आगे आपको लिखना होगा, इस समिति का गठन जो है भारत में उच्च शिक्षा कार्यान्वयन पर नज़र रखने के उद्देश्य से किया गया था। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। कब सौंपी थी? 1993 में, जिसमें स्कूल के बस्ते या बैग, जिसे आप बस्ता या फिर बैग के नाम से जानते हैं, दोनों के बारे में बात की जा रही है, का बोझ करने के उपाय बताए गए थे, मतलब कम करने के उपाय बताए गए थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कब? 1993 में इसकी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपी गई और उसमें जो है बताया गया कि जो बालक के स्कूल बैग अपना साथ लेकर के जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसका बोझ काफ़ी ज़्यादा होता है, उन्हीं को कम करने का जो है प्रयास किया गया। किसके द्वारा? तो यशपाल समिति 1993 के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय का आखिरी क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपसे कि NCTE के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, इसको आप राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे आप लिखेंगे भारत सरकार की एक संस्था है, क्या है? या आपकी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है भारत सरकार की एक संस्था है, जिसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो है 17 अगस्त 1995 में की गई थी, ठीक है। इसका उत्तरदायित्व क्या था मेरे प्यारे दोस्त? तो ये था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं, जो कोई भी मानक प्रक्रियाएं होती हैं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना था, ठीक है। किसका था? NCTE, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे ही आपका अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड बा मतलब लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 4 प्रश्न करने रहते हैं, दिए टोटल 7 दिए जाते हैं। इसमें से प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 150 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होता है, तो टोटल आपके 4 प्रश्न 24 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो पहला क्वेश्चन जो है और पूरे प्रश्न पत्र का जो दूसरा क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन और पूरे प्रश्न पत्र का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा क्या है। मतलब पेपर का बारे में ही पूछ लिया गया। यहाँ पे जो पेपर का नाम है उसी के बारे में पूछ लिया गया कि जो आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के बारे में बात की, वो है क्या आखिर में, वही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, बालकों बालिकाओं, कि आपको हेडिंग डाल देनी है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, ये आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है। इसमें आपको लिखना होगा क्या होता है कि बच्चे के विद्यालय जब जाने लगते हैं, उससे पहले जो कोई भी बच्चा है वो विद्यालय जाने से पहले ही क्या होता है, उनकी शिक्षा क्या कर दी जाती है, आरंभ हो जाती है। मतलब विद्यालय तो बाद में हो जाता है, लेकिन वो शिक्षा पहले से ही ग्रहण करने लगता है, ठीक है। इसमें आगे लिखना होगा कि व्यापक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य जन्म के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास एवं उनके क्या मेरे प्यारे दोस्त एवं उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। बताते हैं यहाँ पे क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यही बता रहे हैं कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, यह जो शिक्षा का उद्देश्य होता है जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की, ठीक है, उसका क्या करते हैं, समग्र रूप से वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं एवं विकास डेवलपमेंट भी करते हैं, उनके शिक्षण को प्रोत्साहित भी करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट करके ये बताया गया है कि देखभाल का जो है अर्थ मेरे प्यारे दोस्त किससे लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बच्चों के लिए एक देख रेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए स्वास्थ्य, सफाई, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखभाल का अर्थ इससे लिया गया। क्या किया जाता है कि पहले तो आप बच्चों को जहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं उसके लिए एक सुरक्षित परिवेश आपको ढूंढना होगा। परिवेश का मतलब समझ रहे हैं, स्थान आपको ढूंढना होगा कि आप उनको कहाँ पर जो है शिक्षा देने वाले हैं, ठीक है। सुरक्षित स्थान पहले आप ढूंढेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, आप उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार से उनका स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए, वहाँ पर पानी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पानी बच्चे ज़्यादा पीते हैं उस समय पर, और पानी अगर गंदा हुआ तो उनसे उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी चीज़ आप वहाँ पे साफ सफाई पर भी ध्यान रखेंगे। अब बच्चे आज पढ़ के गए तो आप उसको तुरंत साफ सफाई कराएंगे, काल फिर आए तो फिर उनको साफ सफाई के साथ वो चीज़ें मिलनी चाहिए, और उनके पोषण पर भी उनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो बताई गई है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में
बाल्यावस्था के वर्षों में शिक्षा के अर्थ ने केवल विद्यालय पूर्व शिक्षा है, मतलब बताते हैं, क्या बताते हैं कि विद्यालय पूर्व शिक्षा है, बल्कि इसमें नाटक, कथा, कहानियों और संगीत आदि के माध्यम से बच्चों को सिखाना भी शामिल है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे सबसे अच्छी तरह से खिलौने, कहानियों, गीतों, नृत्यों आदि से ही सीखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताते हैं कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्ष होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय की शिक्षा से नहीं लिया जाता है कि आपने बच्चे को विद्यालय भेज दिया तो आपका कार्य पूरा हो गया। इसमें होता ये है मेरे प्यारे दोस्त कि पहले तो आपको ये ध्यान देना रहता है कि बालक को आप वहाँ पे कहानियाँ सुनाएं, संगीत सुनाएं मेरे प्यारे दोस्त, खिलौनों का प्रयोग कराएं, नृत्य कराएं। इससे भी आप उन बालकों को सिखा सकते हैं और ये काम आप अपने घर पर भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रारंभिक बालकों के बारे में यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्या पूछा गया था? प्रारंभिक बालक की देखभाल और शिक्षा के बारे में। हाँ, आगे अगर आप लिख भी सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि भारत सरकार की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा नीति के अनुसार बात करें तो आंगनबाड़ी को एक सक्रिय बाल हितैषी प्रारंभिक बाल्य अवस्था विकास केंद्र की भूमिका मेरे प्यारे दोस्त निभानी चाहिए। ठीक है, किसको निभानी चाहिए? तो बालवाड़ी को निभानी चाहिए। ठीक है, किसको निभानी चाहिए? बालवाड़ी को निभानी चाहिए। आगे इसमें आपको लिखना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले कुछ अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे कि पहली आप किया जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता। दूसरा आपका जाता है सरकारी अनुदान में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे बालवाड़ी। ठीक है, उसके बाद डे केयर सेंटर, उसके बाद सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालय, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपकी आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि काल्पनिक खेल क्या होता है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बार बार पूछा भी जाता है काल्पनिक खेल के बारे में। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है पूरे प्रश्न पत्र का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काल्पनिक खेल क्या है, आपको यहाँ पे बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर आप पहले हेडिंग डाल देंगे काल्पनिक खेल। ठीक है, जिसे हम मेक बिलीव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह खेल जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, एक सर्वाधिक रोचक और महत्वपूर्ण स्वरूप का होता है। कैसा होता है? एक रोचक भी होता है और सर्वाधिक रोचक और महत्वपूर्ण की दृष्टि से होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो भी चिल्ड्रन हैं, माता पिता, अध्यापक, ग्रामीण, ठीक है, वृद्ध मनुष्य, एक भिखारी, एक मूर्ख, एक दुख, ठीक है, वाले आदि कई भूमिकाओं का धारण करता है। ठीक है, ऐसी कल्पित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी कल्पित धारणाओं में बच्चे अपने अंदर दमित ऊर्जा को विमुक्त करने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। मतलब बताते हैं कि पहले उसको ये बताया जाता है कि कुछ कैरेक्टर बता दिए जाते हैं, बच्चे, माता पिता, अध्यापक, ग्रामीण, वृद्ध मनुष्य और एक भिखारी, एक मूर्ख और एक दूध वाले। ठीक है, इसकी बताया जाता है, वो अपने दिमाग में इन चीज़ों को बनाता है। अपने कल्पित संसार में वह अपनी अतृप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति को पाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कभी कभी एक काल्पनिक साथी के साथ बात करने लगता है जो उसकी अपनी नई छवि का एक प्रतीक है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे वह अपना जीवन परी कथाओं में अथवा सौतेले बेटे को प्रताड़ित करने वाली सौतेली माँ की कहानियों पर प्रक्षिप्त करता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे क्या होता है कि जैसे बच्चों को जब बताते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा परियों की कहानी बताई जाती है, तो वो खुद भी सोचते हैं कि काश हम उसके पास होते या हम खुद उस जगह पे होते। या बताते हैं सौतेली माँ के द्वारा एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा जा रहा था, अपने बच्चे को नहीं मार रही थी, उनको खिला रही थी, कहानी वगैरह होती नहीं है, तो उसमें वो अपने आप को देखने लगता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे बच्चे को प्यार करने वाली तथा सौतेली माँ की हत्या करने वाली परी। ठीक है, उसके बाद माता के कार्य संपन्न करने पर वह अपनी दमित भावनाओं को शांति प्राप्त कर लेता है और उसके बाद जब उस दुख को महसूस करता है, फिर उसको पता चलता है कि वो परी आई, उसने क्या किया, सौतेली माँ जो दुख प्रदान करती थी उसको मार दिया, बच्चे को आराम से सुरक्षित कर दिया। तो उसको ये होता है कि चलो उसके साथ अच्छा हुआ लास्ट में। तो इससे क्या होता है कि उसकी भावनाएं जो हैं डेवलप होती हैं बालक की। ठीक है, तो ये आपका काल्पनिक खेल होता है, कहानियों के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मध्याह्न, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मध्याह्न भोजन योजना 1995 का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सारे देश में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकायों के विद्यालय, ठीक है,
या शिक्षा गारंटी योजना, ठीक है, उसके बाद तथा वैकल्पिक या नवचारित शिक्षा केंद्रों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य नामांकन, उसके बाद धारण तथा उपस्थिति में वृद्धि के साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना था। मतलब जिससे क्या हो, जब उनको भोजन भी मिलेगा दोपहर का तो नामांकन मतलब एडमिशन ज़्यादा होंगे, साथ ही साथ वहाँ पे बच्चों की उपस्थिति भी ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि उनको रोज़ खाना मिलेगा तो आराम से वहाँ पे खुशी खुशी जाते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो वैसे स्कूल भी नहीं जाते थे। अक्टूबर 2007 में योजना का उच्च प्राथमिक कक्षाओं अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सम्मिलित करने के लिए विस्तरित किया गया। मतलब पहले वो कितने तक किया गया था, तो पहले वो आपका जो है कक्षा 5 तक रखा गया था, बाद में इसको बढ़ाकर 2007 में 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों तक को लिए भी कर दिया गया। मतलब छोटे से लेकर के और कक्षा 8 तक के बच्चों को जो है वहाँ पे भोजन दिलाया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे मध्याह्न भोजन के लिए। और इसका कार्य इसका उद्देश्य केवल इतना ही था मेरे प्यारे दोस्त, क्या था कि वो जो है बच्चों का नामांकन एडमिशन बढ़ा सके और बच्चों की उपस्थिति बढ़ सके, जिससे बालक जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्त पढ़ने आ सकें, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो ये नीति आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें जो है शिक्षा को भारत की वर्तमान परिस्थितियाँ जो थी मेरे प्यारे दोस्त आदर्श के अनुसार बनाया गया, ठीक है। जो उस समय की वर्तमान परिस्थितियां थीं और उस समय के जो आदर्श थे उसी के अनुसार 1986 का जो है जो शिक्षा नीति आई उसको बनाया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्त, छात्रों में लोकतंत्र, ठीक है, उनके प्रति आदर्श भावना के निर्माण करने, ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र के प्रति आस्था का भाव, ठीक है, उसके बाद विकास करने जैसे विचारों को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। ऐसे विचारों को सम्मिलित किया गया जो क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, बालक के अंदर लोकतंत्र, ठीक है, आदर्श भावना, साथ ही साथ लोकतंत्र के प्रति आस्था का भाव विकसित कर सकें, ठीक है। आगे आपको मेरे प्यारे दोस्त लिखना होगा, क्या लिखना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु जिनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया कौन कौन से थे। तो पहला यहाँ पे बिंदु जो बताया गया वो बताया गया मेरे प्यारे दोस्त कि संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया। मतलब बताते हैं इसमें क्या किया गया, कक्षा 10 फिर उसके बाद 12 और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, इस प्रणाली को यहाँ पे अपनाया गया था। दूसरी बात बताते हैं कि शिक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जो है मेरे प्यारे दोस्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिले के अनुसार तीन भागों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। किसके किससे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला का जो समय जो है कार्यभार जो संभालता होगा प्रधान वगैरह जो होते हैं इन सबके हाथों में भी संभाल दे दिया गया, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा छात्रों के व्यवहारिक पक्ष, ठीक है, क्या किया गया, छात्रों के व्यवहारिक पक्ष, शारीरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में इनका मुख्य स्थान दिया गया, ठीक है। किसमें दिया गया, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके ये जो है शिक्षा के अंतर्गत रखा गया इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया था वो दिया गया था कि विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा जाए। किसके अंतर्गत, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाए। पांचवा जो बताया गया मेरे प्यारे दोस्त वो बताया गया है कि 90% छात्रों को इसके द्वारा लाभ पहुँचाने की योजना का निर्माण किया गया। कितने प्रतिशत, 90% छात्रों को लाभ पहुँचाया जाए, किसके साथ, तो ब्लैक बोर्ड योजना के साथ, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है ब्लैक बोर्ड जो है योजना भी आई थी और उसके द्वारा जो है 90% छात्रों को क्या किया गया है, लाभ पहुंचाया जाए, ये लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे प्यारे दोस्त इसके बारे में बता पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए। औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कुछ विशेषताएं, इसकी विशेषताएं हेडिंग डाल देंगे और जो निम्न प्रकार से हैं ये आप लिख देंगे। ये तो कॉमन सी बात होती है, आप आराम से लिख भी देंगे, ठीक है। चलिए पहली विशेषता जो है मेरे प्यारे दोस्त वो है कि जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी को स्कूल की कक्षा में आमने सामने होते हैं।
दोनों क्या होते हैं, आमने सामने रखा जाता है तथा विद्यार्थी को रोज कक्षा में जाना होता है। ये औपचारिक शिक्षा की पहली विशेषता हो जाती है। दूसरी विशेषता जो बताया गया है, इसमें पूर्वकालिक तथा अध्यापक केंद्रित होती है शिक्षा। इसमें जो ये शिक्षा होती है क्या होती है, ये पूर्वकालिक होती है और अध्यापक केंद्रित होती है, बाल केंद्रित नहीं होती, अध्यापक केंद्रित होती है। तीसरी जो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बताया गया कि इसमें जो है पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। एक समय दिया जाता है, उसी के अंतर्गत जो है अंदर इन चीज़ों को पूरा करना होता है। एक लिमिट होती है कि इतने समय में आपको पूरा पाठ्यक्रम समाप्त करना होगा। ठीक है, आगे लिखना होगा। तीसरी विशेषता ये बताया गया है कि इसमें व्याख्यान विधि तथा मौखिक शब्दावली की प्रमुखता है होती है। मतलब बताते हैं कि कोई एक टीचर आएगा जो आपको व्याख्या करते हुए बता के और उसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त अपने मुख का प्रयोग करेगा, मौखिक शब्दावली। ठीक है, उसके बाद लेक्चर दे करके आराम से चला जाएगा। पांचवा जो बताते हैं वो बताते हैं इसमें छात्र एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं। छठा आपका बताया जाता है कि कक्षा शिक्षण प्रणाली जो है ये औपचारिक शिक्षा कक्षा प्रशिक्षण प्रणाली होती है। ठीक है, सातवां बताते हैं कि इसमें एक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उपाधि अथवा प्रमाण पत्र दिया जाता है। बताते हैं कि जब बालक क्या होता है कि एक स्तर को पूर्ण उत्तीर्ण कर लेता है, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, उसको क्या किया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है या एक उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मेरे प्यारे दोस्त वहाँ पे ध्यान रख पाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT क्या है इसके बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त, और NCERT के उद्देश्यों एवं कार्यों को बताना है। तो पहले तो आप लिखेंगे NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो फिर से आप सुनेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1 से लेकर के 12 तक के सभी स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, उनसे जुड़े जितने भी मामले होते हैं उन पर काम करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उचित सलाह देगी। कौन देगी, NCERT देगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आ जाती है कि NCERT की स्थापना जो है मेरे प्यारे दोस्त भारत सरकार ने 1961 में किया था। ठीक है, और क्या मेरे प्यारे दोस्त इसकी पाठ्य पुस्तकों को कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे जो आ जाती है आपकी वो आ जाती है कि जो NCERT मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे स्थापित की गई थी, इसका उद्देश्य था, भारत सरकार ने एक उद्देश्य के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी और उसका उद्देश्य यह था कि स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके। ठीक है, और उसके बाद नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह दे सके। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, किसका, भारत सरकार का था, NCERT स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे NCERT का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ उद्देश्य हम लिख लेंगे। पहला उद्देश्य इसका मेरे प्यारे दोस्त था व्यावसायिक शिक्षा देना। दूसरा उद्देश्य इसका मेरे प्यारे दोस्त प्रतियोगी मूल्य शिक्षा के बारे में था। तीसरा आपका था मेरे प्यारे दोस्त क्या, लड़कियों की बाल शिक्षा। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका था कौन सा मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका था छात्रों के विचारों में सुधार। पांचवा आपका था शिक्षकों की शिक्षा में सुधार। ठीक है, और छठा आपका था प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण। और आखिरी आपका था NCERT का उद्देश्य बचपन की शिक्षा को बढ़ावा देना। ये यहाँ पे आप इतने उद्देश्य लिख सकते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे NCERT का कार्य क्या था, तो कुछ कार्य भी बताया गया था। पहला कार्य ये था मेरे प्यारे दोस्त कि देश के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, दूसरा उद्देश्य इसका ये था कि इसका जो NCERT का काम था मेरे प्यारे दोस्त, वो भारत के सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देना था। तीसरा जो इसका काम था, समय के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा में बदलाव भी करते रहना है और नई ज़रूरी चीज़ों को जोड़ना भी है। ठीक है, चौथा जो यहाँ पे कार्य था वो था NCERT का काम जो है क्या था मेरे प्यारे दोस्त, नई तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना भी था। ठीक है, अब अगला जो पांचवा नंबर था उससे NCERT जो है क्या देश में क्या करती थी मेरे प्यारे दोस्त, देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने का भी काम करती थी। ये इसके 4 से 5 कार्य यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 4-5 काम बहुत हैं, यहाँ पे 150 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, वो बाबूराव का स्टाइल था नहीं, 150 रुपया देगा तो 150 शब्द में लिखेगा, लिख दिया कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप सभी से पूछ भी रहा है, क्या पूछ रहा है कि बालक के व्यक्तित्व विकास पर विद्यालय का प्रभाव कैसे पड़ता है, आपको यहाँ पे बताना है। जो बालक की पर्सनालिटी डेवलप होती है मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ रखा होगा, तो उस पे जो है विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए। तो पहले आपको लिखना होगा कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का जो पूरा सहयोग है मेरे प्यारे दोस्त, वो जो है परिवार के बाद विद्यालय को जाता है। ठीक है, पहला बेस जो सहयोग जाता है परिवार को जाता है, उसके बाद दूसरा सहयोग जो है वो विद्यालय को जाता है कि बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा। ठीक है, कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होती है, आप सभी को ये पता भी है। ठीक है, जहाँ उसके व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात आपको लिखना होगा कि विद्यालय का वातावरण व्यक्तित्व को सुरक्षित, सभ्य तथा सुंदर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि घर पे उतनी कोई बाउंडेशन होती नहीं है, तो वहाँ पे आपका डेवलपमेंट जो होगा मेरे प्यारे दोस्त, जो विकास होगा एक खुले सांड की तरह होगा। किसकी तरह होगी? खुले सांड की तरह होगा। लेकिन विद्यालय में जब आप जाते हैं तो आप जो है एक बंधी गाय की तरह आते हैं वहाँ से। ये बात सही है, ये मेरा कथन है, किसी का कथन नहीं है, ये मेरा कथन है, आज से मेरा कथन है। क्या है? देवेश सर का कथन ये था कि जो घर होता है, घर में बालक का विकास जो है मेरे प्यारे दोस्त, बालक के व्यक्तित्व का विकास एक खुले सांड की तरह होता है। अगर बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय में साथ ही साथ विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व का विकास एक बंधी हुई गाय की तरह होता है। ठीक है, ये आज से मेरा कथन है, आप जहाँ छपवाना चाहें छपवा सकते हैं, किसी का कथन नहीं है। ठीक है, चलिए। लिखना होगा आपको आगे कि बालक के व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कई सारे कारक हैं। उनमें से पहले जो आपके कारक आ जाता है वो आ जाता है विद्यालय का पाठ्यक्रम। विद्यालय का पाठ्यक्रम पहला कारक हो जाता है जो बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाता है बालक का बहुमुखी विकास करना। ठीक है, क्या हो जाता है? बहुमुखी विकास करना। बालकों के पाठ्यक्रम में सामाजिक विषय, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति, साहित्य सभी की शिक्षा दी जाती है, जिससे बालक का सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास होता है। ठीक है, चलिए। दूसरा आप लिखेंगे, जो दूसरा कारक आ जाता है वो आ जाता है विद्यालय का अनुशासन। इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, विद्यालय में क्या होता है कि अनुशासन होने से बालक के सभी कार्य करने के लिए बालक में सभी कार्य करने के लिए निर्धारित समय के चयन की आदत बनती है। मतलब कहते हैं कि यहाँ पे आप एक समय में बदलना सीख जाते हैं कि आपको इस समय ये करना है। समय का जो आपको सही ज्ञान होता है वो आपको विद्यालय में ही होता है। ठीक है, दूसरा बताते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त की अनुशासित जीवन जीने की आदत भी पड़ जाती है। ठीक है, कहाँ पर? स्कूल में जाने से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। तीसरा जो आपका आ जाता है, तीसरा कारक वो आ जाता है नमूने के रूप में शिक्षक। क्या? नमूने के रूप में शिक्षक, टीचर एज अ मॉडल। ठीक है, क्या होता है कि विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, उनका जो व्यक्तित्व होता है मेरे प्यारे दोस्त, बालक को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हर बालक जो है अपनी टीचर की तरह बनना चाहता है, जो उसका फेवरेट टीचर होता है। उनका अनुकरण करना बालक का अपना कर्तव्य उनका अनुकरण करना बालक अपना कर्तव्य समझने लगते हैं। मतलब उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि बस हमको इसी तरीके से बनना है। ठीक है, तो कक्षा में जो शिक्षक अपने व्यक्तित्व के सुंदरशील गुणों के द्वारा सुखद, प्रेमपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करते हैं, उनका विद्यार्थी खूब आदर करते हैं। क्या करते हैं? खूब आदर करते हैं, उनके विषय का अध्ययन भी करते हैं। इसीलिए विद्यालय के शिक्षकों के आदर्श का बालक के व्यक्तित्व विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आप एज अ टीचर के रूप में बनना चाहते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। फटी हुई जीन्स पहनकर पढ़ाने मत जाइए, कॉलर खड़ी करके पढ़ाने मत जाइए। ठीक है, थोड़ा आप अपने हिसाब से काम कीजिए, नहीं तो जैसे आप रहेंगे बालक भी उसी तरीके से बनना चाहेंगे। चलिए, चौथा कारक मेरे प्यारे दोस्त आ जाता है विद्यालय के मित्र। ये भी क्या करते हैं? बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं या उनके व्यक्तित्व के निर्धारण में जो है एक भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या होता है कि विद्यालय के मित्र जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समूह का प्रभाव
बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जो उनके मित्रों का जो समूह होता है उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पे पड़ जाता है। साथ ही साथ कक्षा व कक्ष के बाहर के साथियों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कक्षा के जो साथी उन्हीं का प्रभाव पड़े। कक्षा के बाहर खेलने वाले साथी अलग होते हैं, गाँव के साथी अलग होते हैं, घर के साथी अलग होते हैं, तो उनका भी प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है। बालक के मित्र जिस प्रकार होते हैं वह उसी प्रकार का स्वयं को बनाता है, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त सभी क्रियाकलापों में उसका अधिक समय मित्रों के साथ व्यतीत होता है, इसीलिए व्यक्तित्व प्रभावित होना स्वाभाविक होता है। ठीक है, बस ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कितने कारक बता दिए गए? 4 कारक बता दिए गए हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो कहने की ज़रूरत हमको है ही नहीं। ठीक है, चलिए, जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपका खंड बात समाप्त होता है वहीं से आपका खंड सा मतलब दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 450 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 10.5 नंबर का होता है, तो 2 प्रश्न आपके 21 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के हो जाते हैं? 21 नंबर के हो जाते हैं। चलिए, बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे टिप्पणी लिखने के लिए। कौन कौन से टाइप पॉइंट दिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे UNICEF, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरी जो टिप्पणी लिखने की बात आई हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर, जो मैंने अभी बाहर आपको पढ़ा दिया। आंगनबाड़ी के ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखनी है। 3 चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। 2 प्रश्न करने हैं, या तो आप 9 कर लिए, 9-10 कर लें, या 10-11 कर लें, या 11-12 कर लें। जो 2 प्रश्न आपको समझ में आए वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वैसे अगर हमें सलाह देना होगा तो हम 9 और 11 नंबर क्वेश्चन को आपको सलाह देंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से चीज़ों को लिख भी पाएंगे। और आपको हेडिंग की, चूँकि 3 हेडिंग तो उसने ऑलरेडी आपको दे ही रखी है। पहले आप यूनिसेफ के बारे में बता दीजिए, यूनिसेफ की विशेषता बता दीजिए, और यूनिसेफ का क्या उद्देश्य था वो बता दीजिए। दूसरी बात, ऐसे ही तीनों में पड़ जाएंगे भैया। 1 के साथ 3 हेडिंग, 3 के साथ 9 हेडिंग, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत ही नहीं थी अगर आपको आता हो तो। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है, कोठारी आयोग क्या है आपको यहाँ पे बताना है। इसकी सिफारिशों का वर्णन भी आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त यहीं पे आपसे पूछ ले रहा है, क्या पूछ ले रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के शैक्षिक विचारों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का शैक्षिक विचार क्या रहा है इसके ऊपर बताना है। महात्मा गांधी का शैक्षिक विचार क्या रहा है इसको आपको बताना है। पेस्टोलॉजी का शैक्षिक विचार क्या रहा है ये आपको बताना है। और रूसो का शैक्षिक विचार क्या रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन आप यहीं पे देख पा रहे होंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि बच्चों की आवश्यकताओं का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम बताएंगे। तो आप आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, और हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का पेपर नज़दीक आ गया है। 4 तारीख से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वालों का पेपर स्टार्ट हो चुका है। आराम से आप 4 तारीख से पेपर दीजिए। आपके पेपर होने तक सभी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।